हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारे पिछले लेक्चर में आपने अपने फर्स्ट पेपर के सिलेबस को अच्छी तरह देख लिया होगा। उसकी प्रथम यूनिट में आपको ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है। कोई भी संविधान पढ़ने से पूर्व उसका परिचय एवं इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 6.25 करोड़ के आसपास है। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान किया है, जिससे ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर सकी है। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन कभी एक महान देश नहीं रहा है। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत सारे राष्ट्र ब्रिटेन से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बात संवैधानिक अध्ययन की दृष्टि से ब्रिटेन के महत्व को कम नहीं कर सकती। आज भी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था से परिचित होना अनिवार्य समझा जाता है और विदेशी संविधानों तथा शासन प्रणालियों के अध्ययन क्रम में ब्रिटिश संविधान के अध्ययन को प्रथम स्थान दिया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। यह संविधान विश्व के वर्तमान संविधानों में सबसे पुराना है और विश्व के किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का है। लोकतांत्रिक पद्धति का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में भी कोई अतिशयोक्ति हम नहीं मानते। विश्व के अन्य देशों द्वारा लोकतंत्र को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया गया है। इस कारण भी इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। ब्रिटिश संविधान अनवरत विकास का परिणाम है। यूरोप के अन्य राज्यों ने जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने का कार्य क्रांति और रक्तपात के आधार पर किया, ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सफलता प्राप्त की। विश्व के उन राज्यों पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत आदि अनेक देशों के नाम हम ले सकते हैं, जिनकी वर्तमान शासन व्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव का प्रमाण है। यूरोप के बहुत सारे जनतंत्रीय देशों पे भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस तरीके से ब्रिटेन के संवैधानिक विकास को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो इसके अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि ब्रिटिश विचारों और राजनीतिक संस्थाओं से प्रभावित होकर हमने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया है। किंतु संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए अभी हमें ब्रिटेन से बहुत सारा कुछ सीखना शेष है। यदि हम संसदीय प्रजातंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ब्रिटेन की प्रजातंत्रीय परंपराओं को अपनाना होगा। अनुशासन, सहिष्णुता, विवेकशीलता, उदारता और जागरूकता के चारित्रिक गुणों को लेना होगा। तभी हम अपने प्रजातंत्र को सुदृढ़ बना सकते हैं। ब्रिटिश संविधान के विकास को देखने में हम इसके 6 युगों को देख सकते हैं। इसका प्रथम युग 5वीं सदी से 1066 तक ईस्वी तक माना जा सकता है, जिसको एंग्लो सैक्सन काल कहा जाता है। संवैधानिक विकास का प्रारंभ इसी काल से माना जाता है। नियंत्रित राजपथ और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, ये इस काल की 2 मुख्य विशेषताएं रहीं। एंग्लो सैक्सन राजा की शक्तियां असीमित नहीं होती थी।
उस पर विटनेज मोड नाम की एक संस्था का नियंत्रण होता था, जिसे आप राजा के विधानमंडल के रूप में, जो राजा को सलाह देती है, इस तरह की एक संस्था मान सकते हैं। इसके दूसरे काल को हम 1066 से 1153 ईस्वी तक देख सकते हैं, जिसको नॉर्मन एंजुइन काल कहा गया है। यह काल राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय के रूप में माना जाता है। एंग्लो सैक्सन काल की शासन व्यवस्था स्थानीय आधार पर संगठित किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। कठोर और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम द्वारा किया गया। विलियम ने विटनेज मोड को समाप्त कर दिया, किंतु राजा का अधिकार क्षेत्र या कार्य इतने बढ़ गए कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए दो संस्थाओं, मैग्नम काउंसिल और क्यूरिया रेजिस का उदय हुआ। क्यूरिया रेजिस थोड़ी छोटी, अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अधिक प्रभावशाली संस्था थी। क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल और प्रीवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास होता है। इसके बाद तीसरा काल जो ब्रिटिश संविधान के विकास का माना जाता है, वो 1153 से 1485 ईस्वी तक का माना जाता है, जिसको प्लेंटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल कहा जाता है। नॉर्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया गया। शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को विभाजित किया गया और उन कार्यों के लिए दो संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें प्रीवी काउंसिल और एक्सचेकर, जिनका नाम दिया गया। तो एक्सचेकर को हम एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था का एक शुरुआत मान सकते हैं। इसी काल में एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैग्ना कार्टा है। 1199 में सम्राट जॉन इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। सामंतों ने इस अयोग्य और अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 15 जून 1215 में उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया और यह अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसे हम ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में माइलस्टोन मान सकते हैं। मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए और वो बाद में धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की। यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया। इसी काल के अंदर पार्लियामेंट का हम उदय भी मान सकते हैं। 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया और इस बैठक को मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। ये तीसरे काल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हम ब्रिटिश संविधान की मान सकते हैं। और इसके बाद में चौथा काल जो आता है वो ट्यूडर काल है, जो कि 1485 से 1603 ईसा तक माना जाता है। जबकि इंग्लैंड में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुए। वो बहुत शक्तिशाली और योग्य शासक थे। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उस समय राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई थी। पांचवें काल
के रूप में हम 1603 ईसा से 1714 ईस्वी तक स्टुअर्ट काल को देखते हैं। 1625 में चार्ल्स प्रथम गद्दी पे बैठा। उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी प्रारंभ कर दी और राजा के दैवीय अधिकारों और विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में उसका संसद से झगड़ा हुआ। 1628 में संसद चार्ल्स प्रथम से एक अधिकार पत्र पे साइन करवाने में सफल हो गई, जिसको पिटीशन ऑफ राइट्स, अधिकार याचना पत्र कहा गया, जिससे राजा की शक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगे। 1649 में इंग्लैंड में राजतंत्र और लॉर्ड सभा का अंत कर क्रामवेल की अध्यक्षता में एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इस समय इंग्लैंड में एक लिखित संविधान भी अपनाया गया, किंतु गणतंत्र और लिखित संविधान ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। अतः क्रामवेल की मृत्यु के साथ ही इसका अंत हो गया। 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय गद्दी पे बैठे। चार्ल्स द्वितीय ने 1667 ईस्वी से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। इसी से बाद में कैबिनेट का उदय होता है। इंग्लैंड के इस 5वें काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है वो गौरवपूर्ण क्रांति है। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पे बैठा। उसने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। इससे संसदीय नेता बहुत नाराज हुए और जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने के लिए उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। विलियम तृतीय जब इंग्लैंड पर आक्रमण करने आया तो जेम्स द्वितीय बिना लड़े ही फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के ही परिवर्तन हो गया। इसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस घटनाक्रम से राजा और शासन की निरंकुशता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थिति का प्रारंभ हुआ। यह क्रांति क्योंकि रक्तपात के बिना हुई थी, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति का नाम दिया जाता है और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ब्रिटेन के इतिहास की। इसी प्रकार इस काल की एक महत्वपूर्ण चीज बिल ऑफ राइट्स भी है। 1689 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में विलियम और मैरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया और इसी समय संसद ने सम्राट से एक अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करवाए, जिसमें संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना राजा सेना नहीं रख सकता था। संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार से ये कुछ चीजें जो हैं वो राजा के अधिकारों को बहुत कम कर देती हैं इस तरीके से। और इसके बाद आता है हैनोवर काल, छठा महत्वपूर्ण जो काल है 1714 से 1949 ईस्वी तक का। और इस काल में राजपद पे संसद की सर्वोच्चता तो अधिकार पत्र से स्थापित हो ही गई थी, किंतु हैनोवर वंश के सिंहासन रूढ़ होने के पहले तक राजा का मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति में भी पर्याप्त हाथ रहता था। हैनोवर काल से राजा के इस अधिकार का पतन होता गया और ये अधिकार पार्लियामेंट के हाथ में पहुंचते चले गए। सम्राज्ञी विक्टोरिया के आते आते सम्राट एक संवैधानिक
शासक मात्र रह गया था। हैनोवर काल के पूर्व तक मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट करता था, लेकिन हैनोवर राजा जो जॉर्ज प्रथम बना वो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और इंग्लैंड की राजनीति में भी उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप और रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया। सम्राट ने विग पार्टी के नेता सर रॉबर्ट वॉलपोल को कैबिनेट की अध्यक्षता का कर्तव्य सौंपा। इस प्रकार हम वॉलपोल को एक तरीके से ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री मान सकते हैं और इस काल में इस तरीके से मंत्रिमंडलीय पद्धति का विकास होता है। 17वीं शताब्दी के बाद में जब संसद को सर्वोच्चता प्राप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी पर्याप्त शक्तिशाली वो नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें जनता का बहुत ही छोटा सा भाग ही प्रतिनिधित्व कर रहा था। 1832 के सुधार कानून के द्वारा और उसके बाद 1867, 1884, 1918 के सुधार कानूनों द्वारा मताधिकार को और भी व्यापक कर दिया गया था। 1928 के अधिनियम के आधार पे इसको सार्वजनिक वयस्क मताधिकार बना दिया गया, यानी कि 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। और 1970 के विधेयक के अनुसार अब ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। 18वीं सदी तक लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी, किंतु लोकतंत्र की लक्ष्य प्राप्ति के लिए लॉर्ड सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया जाना जरूरी था। 1832 के सुधार कानून के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करना प्रारंभ कर दिया गया था। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के माध्यम से लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियां कम करके इंग्लैंड लोकतंत्र की पूर्णता को प्राप्त कर सका है। इस प्रकार लगभग 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया है। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थिर गति और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो बच्चों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी लास्ट में कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए कभी भी उससे रटने का प्रयास न करें। कोशिश करें कि उसे कहानी की तरह से याद करें और ब्रिटेन के संविधान को भी आप इसी प्रकार देखें कि कैसे राजा की शक्तियां कम होती चली जा रही हैं और पार्लियामेंट की शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं और किस तरीके से एंड तक आते आते वहाँ का राजा एक संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया और वो पूर्ण तरीके से जनतंत्र बन गया। इस तरीके से अगर आप इसे याद करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। थैंक यू।